महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को समन भेजकर सनसनी फैला दी है। आखिर क्या है ये ऐप, कौन है इसके प्रमोटर, छत्तीसगढ़ में जूस और टायर की दुकान चलाने वाले आखिर इतने बड़े मटका किंग कैसे बन गए? सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं यह हैरत अंगेज कहानी। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ऑनलाइन सट्टेबाजी की दुनिया के वो दो बड़े नाम जिनका नेटवर्क भारत में ही नहीं यूएई, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में भी है। ईडी दोनों की तलाश कर रही है और दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट और एलओसी भी निकाल चुकी है। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ में भिलाई के शारदा पार बैकुंठ धाम और रवि उप्पल नेहरू नगर का रहने वाला है। हैरानी की बात है कि सौरभ चंद्राकर कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ में भिलाई के नेहरू नगर में जूस की दुकान चलाता था और रवि उप्पल की टायर की दुकान थी। बताते हैं कि दोनों को सट्टे की लत थी और उसी सिलसिले में दोनों की दोस्ती हुई और फिर एक दिन अचानक दोनों दुबई भाग गए। वहाँ एक शेख और पाकिस्तानी पार्टनर के साथ मिलकर दोनों ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप लॉन्च किया और फिर देखते ही देखते सट्टेबाजी की दुनिया के किंग बन गए। ईडी के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के लिए दोनों ने देश में 4000 के करीब पैनल ऑपरेटरों का नेटवर्क खड़ा किया है। हर पैनल ऑपरेटर के पास 200 ग्राहक हैं जो सट्टा लगाते हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह से दोनों रोजाना 200 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं और अपनी इसी अकूत काली कमाई से संयुक्त अरब अमीरात में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में शादी की। ईडी का दावा है कि उस विवाह समारोह को भव्य बनाने के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए। भिलाई में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिया गया। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि की सेवा ली गई और उनको नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, शादी में परफॉर्म करने के लिए बॉलीवुड की 14 मशहूर हस्तियों को बुलाया गया था। अब वो सभी 14 फिल्मी सितारे भी ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने पिछले दिनों महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में मुंबई, कोलकाता और भोपाल में करीब 39 ठिकानों पर छापेमारी कर 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल तो विदेश में छिपे बैठे हैं, लेकिन उनके महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का प्रमोशन करने वाले तकरीबन 1 दर्जन फिल्मी सितारे, खिलाड़ी और 100 के करीब इन्फ्लुएंसर अब ईडी के रडार पर हैं। सबसे पहला नंबर लगा है अभिनेता रणबीर कपूर का, जिन्हें ईडी ने 6 अक्टूबर को रायपुर के अपने दफ्तर में तलब किया है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिक्किम में आई प्राकृतिक आपदा ने भयंकर कहर बरपाया है और इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि आज से 10 साल पहले 2 वैज्ञानिकों ने इस हादसे का अंदेशा जताया था। अब सवाल उठ रहे कि क्या उस चेतावनी के बाद एजेंसियों ने जरूरी कदम उठाए? देखिए रिपोर्ट। बुधवार सुबह उत्तरी सिक्किम में डैम टूटा और सेना के जवान सहित हजारों लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें सेना के 22 जवान भी हैं। 20,000 से ज्यादा लोग इस आपदा में प्रभावित हुए हैं। एनडीटीवी को मिली टूटे हुए डैम की ये पहली तस्वीरें बताती हैं कि ये आपदा कितनी भयावह थी। लेकिन इस भयावह आपदा का अंदेशा कम से कम 10 साल पहले लगाया जा चुका था। फरवरी 2013 में इसरो के 2 वैज्ञानिकों और उस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़ी वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन राम्या ने करंट साइंस जर्नल में छपी इस रिसर्च पेपर में सैटेलाइट डाटा का हवाला देते हुए आगाह किया था कि सिक्किम का साउथ लोनाक ग्लेशियर 1962 से 2008 के बीच 1.9 किलोमीटर तक छोटा हो चुका है। इसकी वजह से वहां लेक आउटबर्स्ट का अंदेशा काफी ज्यादा 42% तक है। इस खतरे को देखते हुए वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना बेहद जरूरी है। 213 में हमारा जो स्टडी साउथ लोनाक लेक में था, उसमें हमने जो बोला था कि हमने जो स्टडी किया था सैटेलाइट डेटा लेके, जो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्रेकिंग दिस लेक हो सकता है कि 42% है। देन जो पानी है, जो लेक आउटबर्स्ट हुआ तो उसका पानी भी हम लोग प्रेडिक्ट किया था कि 19 मिलियन क्यूबिक मीटर तक, मीन्स अगर जो लेक आउटबर्स्ट हुआ तो उतना पानी होगा। तो उसी टाइम में भी हम लोग जैसे उसी में किया था कि ये लेक खतरे में है, तो हमने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी उसी के साथ सजेस्ट किया था।
जाहिर है ऐसे में सिक्किम में आई भयंकर त्रासदी से ये सवाल उठता है कि क्या इस खतरे को देखते हुए राज्य प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए थे। क्या वो अर्ली अलार्म सिस्टम वहाँ पे लगाए गए थे या फिर वो काम कर रहे थे, ये एक देखने लायक बात रहेगी। क्योंकि इसके बाद जो हुआ पिछले कुछ दिनों में, जैसे ही सिक्किम में तबाही हुई और जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिस तरह से हुआ, और डाउन स्ट्रीम में जो तीस्ता नदी है वहाँ पे जो बने हुए जो डैम्स है उनमें जाके ये जो पानी जब हिट करता है, इसके बाद तबाही और भी बढ़ जाती है। और इसकी आशंका पहले से ही थी और इसके लिए पहले से एक तैयारी करने की ज़रूरत थी, वैसा लोग वहाँ पे जो लोग हैं वो भी ऐसा मानते हैं। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल कहते हैं भविष्य में ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट को मॉनिटर करना होगा। क्लाइमेट चेंज जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है और टेम्परेचर राइज होने से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्टिंग होता है, यानी रिट्रीट भी करते हैं, उनका एरिया कम होता रहता है। और जब ग्लेशियर्स मेल्टिंग होता है इससे पानी निकल के आता है और वो पानी जो हिल एरिया में जब फ्लो होता है, कहाँ कहाँ जो लेक होता है, लेक डेवलप हो जाता है, नहीं तो लेक होता है तो लेक में पानी बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी इसका एक डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो सकता है। इसके लिए ये सभी जो ग्लेशियर मेल्टिंग है इसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग किया जाता है और जो लेक क्रिएट हो जाता है इसका भी मॉनिटरिंग हो जाता है। और आजकल जो रिमोट सेंसिंग एजेंसीज है, जैसे हमारा इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल रिमोट साइंस सेंटर, उससे भी इसको लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। फिलहाल सिक्किम में बारिश की तीव्रता घट गई है और इसके साथ ही किसी नई आपदा का खतरा भी। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार और बुधवार सुबह सिक्किम के कई इलाकों में औसत से कई गुना ज्यादा बारिश हुई और यही वजह थी कि सिक्किम को ये प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में सिक्किम के अधिकतर इलाकों में जो बारिश की तीव्रता है वो लगातार घटती जा रही है और अगले 24 घंटे में सिक्किम में अब कुछ ही जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। जिस परिस्थिति में यह हादसा हुआ उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हिमालयन क्षेत्र में आपदा के बढ़ते खतरे को लेकर एक बड़ी चेतावनी है। सरकारी एजेंसियों को इससे निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी। गुवाहाटी से रत्नदीप और दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में चुनाव नजदीक है और राज्य चुनाव आयोग मतदाता सूची के साथ तैयार है। सबसे दिलचस्प है 100 साल से अधिक उम्र के लोगों की मतदाता सूची। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। 102 साल की राबिया बानो राजस्थान की चुरू में रहती है। 5 साल से चल फिर नहीं सकती, इसलिए पिछले चुनाव में वोट नहीं डाल पाई थी। लेकिन आप खुश है क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए घर से ही वोट डालने की व्यवस्था की जाएगी। एक पर्चे लिया था, वो पर निशान करा के ले जाता, ऐसा का डब्बी लाता, गुंठे लगा के एक लगा देता। यहाँ सुनने में ये बात बेशक कुछ हैरान करती है, लेकिन राजस्थान में 17,241 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है और सबसे ज्यादा झुंझुनू में है। जैसे टिक्कू राम किसान हैं, नायसर गांव में रहते हैं, हर चुनाव में वोट डालते आए हैं। इस बार भी वोट डालेंगे उस पार्टी को जो अच्छा काम करेगी। कितनी साल होगी उम्र? 100 साल की होगी। अच्छा, क्या काम करया करता? खेती बाड़ी को किया करता हूँ। अब की बार वोट देगा के? हाँ, वोट देशो के? वोट से हम पढ़ेगा तो जाएगा। किन दोगा? कोई अच्छा काम करेगा उन जाना। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो 100 साल की उम्र से ज्यादा के मतदाता हैं, उनमें महिलाएं पुरुष से 4 गुना ज्यादा है। जैसे अत्तर देवी 100 साल की उम्र की है, जयपुर में रहती है, हर चुनाव में वोट डालती हैं और इस बार पहले बार मतदान करने वालों को एक संदेश भी दे रही हैं। आज बार दे दी घर आके नहीं थे दे मैं घरे आज सी लार लिवार दे कह दिया ने कौन देसी बात घरे आया दे दे सोनी घरे आ दे दे।
पहली बार चुनाव आयोग ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि अगर 80 से ऊपर के उम्र का वोटर है, वो किसी कारण पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकता है, तो उसका वोट घर से ही डलवाया जाएगा। 100 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वोट डालने के लिए उतने ही उत्सुक हैं। राजस्थान में 80 की उम्र पार कर चुके 11 लाख वोटर हैं। 100 की उम्र पार कर चुके 17,000 से ज्यादा वोटर हैं। भले ही इनकी संख्या 18 और 19 की उम्र वालों से कहीं गुना कम है, क्योंकि 18 और 19 की उम्र वाले 22 लाख हैं, लेकिन इनके हौसले उतने ही बुलंद हैं और वो उत्सुक हैं अपनी सरकार चुनने के लिए। जयपुर से सोमू आनंद के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस दोनों ही अलग अलग योजनाओं के जरिए महिला मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। राज्य में चुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची भी छप चुकी है। अब आंकड़ों का विश्लेषण महिलाओं को लेकर क्या कहता है, अनुराग द्वारी की इस विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरी बहनों, मैं वचन देता हूं कि तुमने आरती उतार के दीपक जला के भाई का स्वागत किया है। मैं आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। पूरे प्रदेश की बहनों को आज शिवराज वचन दे रहा है। वचन, मेरी बहनों, महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, नारी सम्मान, सस्ता सिलेंडर और अब महिलाओं को सरकारी नौकरी की सीधी भर्ती में 35% आरक्षण। मेरी अगर वर्किंग कमेटी है तो उसमें भी 33% से ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है। 50% मध्य प्रदेश के अंदर हमने ग्रामीण निकाय, नगर निकाय में अवसर दिया है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 35% आरक्षण नौकरियों में हमारी बहनों को मध्य प्रदेश के अंदर अवसर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मानी प्रधानमंत्री जी का संकल्प, तो लाडली लक्ष्मी हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प, तो लाडली बहना को सशक्त बनाने का काम आज कल ही 1250 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में उन्हें संबल और सशक्त बनाने का अभियान हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। लेकिन ये ऐलान बिला वजह नहीं है। चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 29 में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पछाड़ दिया है। इस साल की शुरुआत में कुल 230 सीटों में से 18 पर पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक महिला मतदाता थीं, लेकिन 10 महीने से भी कम समय में महिला मतदाताओं के प्रभुत्व वाली सीटों का आंकड़ा 61% तक बढ़ गया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी 29 में से 25 सीटें या तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं या उनमें आदिवासी वोट निर्णायक हैं। इन 29 सीटों में महिलाओं और पुरुषों का लिंगानुपात 1000 से 1044 के बीच है। नवंबर 2018 के मुकाबले इस बार 31 लाख से ज्यादा महिला वोटर बढ़ी हैं। ये भी अहम है कि इन 29 सीटों में 20 पर कांग्रेस काबिज है, 8 पर बीजेपी, 1 पर निर्दलीय। महिलाएं इस संख्या को उनकी भागीदारी से जोड़कर देख रही हैं। कोई भी ये डिसीजंस होते हैं बिना डेटाबेस पे वर्क किए, बिना रिसर्च के होता नहीं है। तो अगर हम देखें कि महिला जो होती है ना, वो एक परिवार को इन्फ्लुएंस करती है, और क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि महिला बाहर आ रही है, काम कर रही है, और एक महिला का डिसीजन पूरे फैमिली के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई ऐसा काम करे जिससे हम उनको सस्टेनेबल, उनको आगे भी उनकी इनकम बढ़ती रहे। आने वाले टाइमों में भी देखा जा रहा है कि महिलाएं धीरे धीरे जागरूक हो रही हैं। वोट के अलावा भी दूसरी अपन विभाग भी देखे। एज अ एजुकेशन सिस्टम मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो वहाँ पे भी एज अ 20% से रिजर्व है कि जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। कांग्रेस ने भी महिलाओं को लेकर वैसे तो कई वायदे किए हैं, लेकिन सरकारी ऐलान कांग्रेस को चुनावी स्टंट लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं, जब उनको महिलाएं याद आ रही हैं। लाडली बहना योजना तो चल रही है, लेकिन विकलांग पेंशन जो थी, वृद्धा पेंशन जो थी, विधवा पेंशन जो थी, वो तो सारी बंद हो चुकी है। तो 40 लाख वो जो महिलाएं हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं को सशक्त किया है। और यहाँ उपस्थित
वैसे राज्य में 5 करोड़ 61 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 51.41% या 2 करोड़ 88 लाख से अधिक मतदाता पुरुष हैं, जबकि 2 करोड़ 72 लाख से अधिक या 48.57% से अधिक महिला मतदाता हैं। हर दल महिलाओं को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। जब महिला आरक्षण लागू होगा तब इस सदन में 76 से ज्यादा महिला विधायक बैठ सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस सदन में, जिसकी सदस्य संख्या 230 है, मात्र 21 महिला विधायक हैं, यानी 10% से भी कम, जिसमें से बीजेपी की 11, कांग्रेस से 10 और बहुजन समाज पार्टी की 1 महिला विधायक शामिल हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। 35 किलोमीटर मिक्स रिले वॉक में राम बाबू ने कांस्य पदक जीता है। इस जीत का श्रेय वो अपनी मां को देते हैं कि हमेशा ताकत बनकर वो उनके लिए खड़ी रही। ये बेहद गरीब इलाके से आते हैं। एनडीटीवी इनके गांव पहुंचा और ये समझने की, देखने की कोशिश की कि किन हालातों से गुजरकर आज वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। राम बाबू 5वीं क्लास में थे जब उनकी मजदूर माँ मीरा देवी ने तय किया कि वो अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देंगी। कह रहा था कि मम्मी आपका सपना पूरा कर दिए। और राम बाबू को नवोदय विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा। गांव याद करता है कि किस तरह मीरा देवी कड़ी मेहनत करती थी ताकि उनके बच्चों को बेहतर जीवन मिले। मैं काफ़ी पिछड़े इलाके से, पिछड़े गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे मम्मी का पहले से सपना था कि मतलब कि हम चाहे जैसे भी अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बट हमारा लड़का जो है वो अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। उसके माता पिता पहले हमारे घर आए थे ना, उसको हमने शरण दिया उसका। इसके बाद फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से बेचारी भटकते हुए फिर यहाँ फंस गई, यहाँ रहने लगी। धीरे धीरे अपने लड़कों को बनी मजूरी कर कर वो खिलाई पिलाई और फिर आगे बढ़ी वो धीरे धीरे। मीरा देवी को भी याद है कि एक मोड़ पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को प्रैक्टिस के लिए अच्छी जगह भेज सकें। राम बाबू ने तरह तरह के काम किए ताकि माँ का सपना पूरा हो सके। राम बाबू मनरेगा में जब लॉकडाउन में आए थे ना, वो मजदूरी नहीं करता है, लेकिन तब पर भी जब वो लॉकडाउन में आया था तो हम लोगों के साथ में हम लोग मनरेगा में काम कर रहे थे। मनरेगा में काम करते थे तो वही शायद 200 एक खंता पर वो खन रहे थे हम लोग। बनारस में गया था तो होटल में काम किया था कुछ दिन। फिर उसके बाद वहाँ उसको नहीं समझ में आया तो फिर जहाँ जूट बोरा सिला रहा था झल्ला, फिर वहाँ भी कुछ दिन काम किया। मनरेगा से मेडल तक का राम बाबू का सफर आसान नहीं रहा। यूपी के बहरुआ से चीन के हांगजाओ में कांस्य पदक तक पहुँचना किसी सपने सरीखा है। तैयारी वही सुबह में दौड़ लेता था, ये रोड है, ये रोड पे दौड़ लेता था और उसके बाद दिन में काम कर रहा था हम लोगों के साथ में। लेकिन मुश्किलों के बावजूद मीरा देवी बेटे की मदद में लगी रहीं और 4 अक्टूबर को राम बाबू के परिवार का सपना सच हो गया जब उन्होंने एशियाड में 35 किलोमीटर रेस वॉकिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया, जो कि आज मैं एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये काफ़ी गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव वालों के लिए। तो क्या लगता है कि उसके मेहनत रंग लाई है? आपको क्या लगता है? क्यों नहीं लाई है सर, सब संसार को दिखाई दे रही है, हमको थोड़ा ही सारा संसार देख रहा है इस समय। उसके जो बसंत सर है नेपाल का ना कोच हैं, तो वही हमको पहले फोन करके बताए, बधाई वधाई वही दिए थे। उसके बाद फिर राम बाबू जब उसको टाइम मिला तो वो फोन किया। तो राम बाबू क्या कहना था? राम बाबू जब फोन आपको किए तो वो भी क्या कहेगा, कह रहा था कि मम्मी आपका सपना पूरा कर दिए, अच्छा किए हैं। अब बहुराह गांव राम बाबू और मीरा देवी को गर्व से देख रहा है। लोगों को उम्मीद है कि राम बाबू और बड़ी ऊंचाइयां छुएंगे। ये कहानी एक मां के त्याग और बेटे के समर्पण की है। ये साबित करती है कि सपने सच होते हैं, चाहे जितनी बाधाएं क्यों ना सामने आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।